नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और अब डिबेट में वक्त हो चुका है बिहार दंगल का। कौन जीतेगा बिहार दंगल वाह, आइए बात करते हैं। इसी में हमारे साथ तीन लोग मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। इस टाइम हमारे साथ हमारी बगल में खड़े राकेश भारद्वाज जी, दूसरे नंबर पर हमारे साथ खड़े हैं संजय शर्मा जी जो कि कांग्रेस से आते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो खड़े हैं वो है शंकर तंवर जी जो कि बीजेपी से हैं, और चौथे नंबर पर जो हमारे साथ मौजूद है रंजना चौधरी जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल होगा सीधे तौर पर कांग्रेस से, और जो कि हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद है। संजय जी, इस बार कांग्रेस एक महागठबंधन के साथ फिर से चुनावी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है इस बार आपके रण में कैसी आपकी सरकार कैसी तैयारी के साथ वहां चुनाव लड़ रही है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी इस बार जो महागठबंधन बना है ये जी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जी के साथ, और हमारे जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो महागठबंधन तेजस्वी यादव का रखा है जो रखा है तेजस्वी यादव जी, और बिहार की जनता इतनी तरस है वहाँ पे, और 15 साल से इन्होंने जो इनका शासन चल रहा है इनका नीतीश कुमार जी का जेडीयू का, जनता इतनी परेशान हो चुकी है। शिक्षा वहाँ पे नहीं है, कारोबार वहाँ पे नहीं है, आपका स्वास्थ्य वहाँ पे नहीं है, और सबसे बड़ी जो समस्या है वहाँ पे रोजगार नहीं दे पा रही है। वहाँ के जो बिहार वासी हैं उनको अपने प्रदेश से पलायन करना पड़ रहा है ताकि उनकी जो परिवार है उनकी रोजमर्रा की जो चीजें उनका पेट का पालन पोषण कर सके वो। ठीक है, शंकर तंवर जी आपके पास आना चाहेंगे। शंकर तंवर जी, जल्दी से ये बताइए, बिहार में मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके पहले नीतीश कुमार जी का रैली के दौरान कोई खास चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मुद्दा था जहां भी वो जा रहे थे उनकी रैली में दूसरे पार्टी वाले कुछ युवा नारे लगा रहे थे दूसरी पार्टी जिंदाबाद के। तो आपको कैसा लगता है बिहार चुनाव में इस बार आपकी कैसी रणनीति रहेगी? बिहार चुनाव में जी नीतीश जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन जो बिहार में जो आज भी दिक्कत का विषय है उससे यहाँ पर हम इसके लिए पीछे जो पृष्ठभूमि है, सन 1990 से लेकर के 2004 तक राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा, अराजकता का माहौल रहा, वहां पर हत्या, डकैती, उगाही, जबरन उगाही, और ऐसे माहौल बनाया गया। वहां रणवीर सेना गरीब और छोटे तबके को जीने नहीं देती थी, जब मर्जी हत्याएं हो जाती थी, एक दो की नहीं, 20, 30, 40, 50 तक लोगों को मार दिया जाता था। जो कि राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत जो भी लोग वहां के विधायक थे, जो बाहुबली थे, वो उनके पाले हुए थे। उन्होंने वहां पर बिहार के लोगों का शोषण किया जी, और वो शोषण 15 साल तक किया, और वहां पर राज्य में ना कोई उद्योग धंधे स्थापित किए, ना उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन दिया। वो जो वहां के विधायक थे उन लोगों ने उस समय में वहां के उद्योग धंधों से जीटी लेते थे, गुंडा टैक्स। उसके उपरांत भी जो विधायक, मान लिया जाए नीतीश जी की सरकार आई, कुछ लोग जो आतताई लोग जो थे जैसे साबुद्दीन थे, ऐसे ही आजकल उनके ही मंडली में अनंत सिंह हैं जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही राजवल्लभ यादव जी हैं, अनेक लोग जो कि वर्तमान की जो विधानसभा पृष्ठभूमि है उसमें सबसे ज्यादा विधायक अगर हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के हैं और कांग्रेस के हैं। शंकर जी, आप सीधा ये कहना चाहते हो कि जो चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन की ओर से, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर कई तरह के क्राइम के केसेस चल रहे हैं, जेल में बंद हैं, आज उनकी पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन शंकर जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस टाइम पे जो लोकसभा में बीजेपी ने जिन लोगों को वोट मतलब टिकट दिया था, उस टाइम पे जितना वोट परसेंट दिया टिकट दिया गया था, जितने परसेंट लोगों को, उसके बाद जो 2019 में जब चुनाव हुआ उसमें जितने परसेंट लोगों को टिकट दिया गया, पहले करीब 25 से 30% लोग ऐसे थे जिन पे क्राइम चार्जेस थे। लेकिन जब ये 2019 आते आते अगले 5 साल के बाद उन्हीं लोगों का ग्राफ बढ़ करके 25 से 40% के बीच पहुंच गया जिन पर क्राइम के चार्जेस हैं, और वो आज भी लोकसभा में बैठे हुए हैं या टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब आपका क्या कहना है सर इस पे? देखिए, पहले भी ज्यादा था, बीच में भाजपा के समय भी कुछ लोगों को भाजपा ने जिनके ऊपर मान लिया जाए मुकदमे दर्ज थे, तो कुछ लोगों को वो मुकदमे
ना कि उस प्रकार के राजनीतिक द्वेष के मुकदमे थे, क्योंकि मुकदमा तो मुकदमा है, अपराधी श्रेणी होती है कि उगाही और एक होता है झगड़ा जी। तो उसमें जो भी कोई अगर अपराधी है तो उसको नहीं मौका मिलना चाहिए। ठीक है, राकेश भारद्वाज जी के पास आना चाहेंगे, अभी फिर आपसे मुलाकात होगी। राकेश भारद्वाज जी, जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जो महागठबंधन की तरफ से हैं, उन पे कई तरह के चार्जेस हैं, मतलब क्राइम के चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब भी इस तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जो एनडीए के इस टाइम जो नेता है, जिन पे कई ऐसे नेता चुनाव लड़े थे जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, फिर भी पार्टी में उनको टिकट दे दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है पार्टियों के सामने कि उनको ही टिकट देकर चेहरा बनाकर उतारती है और पब्लिक के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता उनके टिकट का, उनको वोट देने के अलावा? देखिए, आप देख ही रहे हैं बिहार चुनाव में जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि कई ऐसे गुंडे किस्म के लोग चुनाव लड़ते हैं। वजह इसमें मेन ये है कि एक तो इनके पास फंडिंग बहुत होती है जी, जो कि 2 नंबर का भी कह सकते हैं आप इसको, और उस फंडिंग के बलबूते पर ये पूरी जनता में पैसे बांट करके गुमराह करने के बावजूद फिर वहां से वो जीत करके आ जाते हैं। लेकिन मैं संजय भैया की बात पे जाता हूँ। अभी संजय भैया जी ने कहा, संजय शर्मा जी ने कहा कि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपको एक अंदर की बात बता देना चाहता हूं, जो सर्वे वहां पर बिहार में किया गया है उसके आधार पर पिछली बार जैसे महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाई कांग्रेस ने मिलकर के और लालू जी ने मिलकर के पूरी सरकार को वहां बनाया, तो कुछ दिन बाद वो गठबंधन टूट गया। तो जनता नहीं चाहती कि फिर वही हाल हो, इसीलिए नीतीश जी को ही शायद वहां पर इस बार दोबारा से मुख्यमंत्री का चौक, यानी कि फिर से नीतीश जी का ही चेहरा उभर के सामने आ रहा है आपके हिसाब से? जी 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 जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई है। इसके बाद सीधा रंजना जी के पास चलना चाहेंगे। रंजना जी, आप आम आदमी पार्टी से आती हो, हालांकि आम आदमी पार्टी किसी सीट से भी बिहार में शायद चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना क्षेत्रीय स्तर बढ़ाना चाहती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बिहार की राजनीति इस टाइम चल रही है, 71 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 3 नवंबर को भी फिर से चुनाव है, 3 नवंबर को आने वाले टाइम में 94 सीटों पर इस बार चुनाव होगा, तो आपका क्या कहना है इस पर? थोड़ा सर, इस पर मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार की जनता बहुत बुरी तरह हार और थक गई है। जिस तरह आपने कोरोना में देखा हो, चाहे कोरोना से पहले ही देखिए, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ सत्ता में बैठी हुई सरकार से कि बिहार की जनता आखिर रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में क्यों जाती है? शिक्षा, स्वास्थ्य वहां पे क्यों मौजूद नहीं है? इतने सालों से कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता हर 5 साल में वहां बदल जाती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। आप देखिए, अगर स्वास्थ्य के नाम पर तो वो दिल्ली आते हैं, अगर आप शिक्षा के नाम पर देखिए तो वो और साउथ या नॉर्थ जोन के जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां जाते हैं, वहां पे सारे संसाधन मौजूद हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछती हूँ, संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? आखिर सरकार को जो फंडिंग मिलती है उसका खर्च वो करते कहाँ है? शंकर तंवर जी, सर जी, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। वर्तमान में जो मैंने बताया कि जो वहां की जो स्थिति है, जब तक रोजगार तब तक वहां पर नहीं हो सकता, जब तक वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन बिहार प्रदेश और कितने साल लगेंगे सर सत्ता को? ऐसा है, बिहार प्रदेश खनिज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहां पर उत्पादन होता है, वहां पर जो प्राकृतिक स्थिति है, जल का व्यवस्था ठीक है। लेकिन अब इसके विपरीत आते हैं, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, तीनों प्रदेशों में स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप गाजियाबाद से आरंभ हो जाइए और हल्दिया पोर्ट तक चले जाइए, जीटी लेते हैं, गुंडा टैक्स में भी फिर उसी बात पर आ रहा हूँ कि वहां पर जो है शासन द्वारा जो शासन में आखिर इतनी कमी क्यों है सर? शासन, मैंने क्या कहा जी, वहां पर जो वर्षों से जिसको पाल रखा था, 2015 चुनाव में महागठबंधन की सरकार के नाते से इन्होंने चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, और उसमें नीतीश जी भी थे। तो जब सरकार चुन करके आई तो साबुद्दीन जी को जेल से कमांड कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस के लोग से कुछ हासिल होने को नहीं है। बात मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां पर जो शासन में लोग बैठे थे वो वहां जेल से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मैं विषय पे आ रहा हूँ जल्दी बोलिए सर, कि वहां पर वो लोग जेल से भी शासन को कमांड कर रहे थे। यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो आज कह रहे हैं कि वहां पर रोजगार नहीं है, 2015 में बैठे तो 2017 तक उनके साथ गठबंधन में थे, 2 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए जरा? ठीक है सर, जवाब दे। राकेश भारद्वाज जी
जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिए जल्दी से। मैं बता देता हूं सर, ये जो जैसे बताया है हमारे तंवर साहब ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार महागठबंधन की बनी है, इनके नीतीश जी के साथ में, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तब से वहां गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ना के बराबर रह गई है। आपने पहले भी देखा होगा, घर से निकाल करके बेटी को ले जाते थे, जबरदस्ती विवाह कर लिया, जबरदस्ती उसके परिवार को प्रताड़ना करना, इस टाइप का ये सब खत्म हो चुका है। सर बिहार में आपसे मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले अभी जैसे एक वहां पर रेप हुआ था एक महिला के साथ, और उसके गांव के कुछ दबंगों ने किया था ये काम, और बच्चे को मार के उसके साथ बांध बूंद के पटलिया में तो और नदी में फेंका है। तो ऐसा नहीं है बिहार से कुछ खत्म हुआ है, हालात वैसे के वैसे है सर, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे पहले से, तो पहले के मुकाबले बहुत ना के बराबर वहां पर क्राइम रह गया है। ठीक है, ब्रेक के बाद फिर आपके पास आएंगे, चलते हैं जल्दी से एक ब्रेक पे। चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, बालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड, साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल में हैं बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। डॉक्टर KB शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे, मौजूद यहीं पर लोगों से बात करेंगे। संजय जी आपके पास आते हैं सबसे पहले। संजय जी, मेरा सवाल इस बार आपसे ये होगा कि पहले फेज के चुनाव हो चुके हैं 71 सीटों पर, जिसमें 8 मंत्रियों के दांव पर लगी थी जिंदगियां। सीधी सी बात है, 8 मंत्री, जिसमें पिछली बार जो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं वो 8 लोग को चुनाव को लड़ चुके हैं। अब उसके बाद दूसरे फेज में 3 तारीख को चुनाव होने वाला है, जिसमें 94 सीटों पर चुनाव होगा, और उसके बाद 7 नवंबर को थर्ड फेज का चुनाव होगा, जिसमें 78 सीटों पर चुनाव होगा, और 10 तारीख को इनके नतीजे भी आ जाएंगे आपके सामने, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार क्या करने वाली है, कितनी सीटें ला रही है इस बार? देखो जी, हमारी जो गठबंधन में कांग्रेस जो सरकार महागठबंधन में जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जहाँ तक मैं कहूँगा 70 सीटों पे बिल्कुल 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है आपकी सरकार। और जहाँ तक उम्मीद है, इस बार बिहार प्रदेश की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है नीतीश सरकार को, इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का। क्योंकि कोरोना टाइम पे जो दिल्ली में आए हुए थे बिहार वासी अपने काम के लिए, धंधे के लिए, जब उनको यहाँ जब रोजगार नहीं मिला और वो बिहार प्रदेश अपने गांव तक जाने को, लौटने को मजबूर हो गए, वहां उनको बीच में इतनी दुख तकलीफें उनको सहन करनी पड़ी कि उनको खाना तक नहीं दिया। और आज जो देश का प्रधानमंत्री खाना और रोजगार तक नहीं दे रहा, आज वो फ्री वैक्सीन की बात कर रहा है, तो सब समझदार हैं बिहार प्रदेश की जनता, इनके झांसे में अब नहीं आने वाली है। और 10 नवंबर को RJD महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शंकर तंवर जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल होगा, इस बार जो चुनाव हो रहा है, अगर देखा जाए पूरे दृष्टिकोण लगाते हुए, तो वो सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा मेन रखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार क्या कर रही है इस पर? बेरोजगारी का विषय अत्यंत गंभीर विषय है जी। बिहार प्रदेश से वहां का व्यक्ति रोजगार के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र जाता है, वहां पर रोजगार के लिए जाता है, मजदूरी मेहनत करता है जी। उसके घर में 2 चूल्हे जल रहे होते हैं, एक चूल्हा वहां उसके गांव में और एक चूल्हा उसके जहां काम व्यवसाय कर रहा होता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश आजाद हुआ आज लगभग 70 वर्षों से अधिक समय हो गया। देश पर ज्यादा समय शासन कांग्रेस के लोगों ने किया। उन्होंने मजदूर गरीब के लिए कोई योजना नहीं बनाई, उन्होंने योजना बनाई कि सत्ता में कैसे बैठना है। आज भी कम्युनिस्ट, कांग्रेस, आप और जितने भी लोग हैं कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए, इस योजना पर काम करते हैं। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं बनाते। उनके घरों में चूल्हा कैसे मिले? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च करना था कि प्रत्येक व्यक्ति को 15 किलोमीटर पे रोजगार मिले। उन्होंने उस योजना पर काम लागू एक्टिवेशन किया, लेकिन दुर्भाग्य है देश के 2 सबसे बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में
राज्यसभा के अंदर जो कांग्रेस का बहुमत था उसको मिला करके साथ में कम्युनिस्टों ने भी, अन्य लोगों ने भी, जो देश के विपक्षी पार्टियां हैं, जनता के गरीब लोगों के हित का नहीं सोचा। अगर देश के अंदर औद्योगिकरण हो गया होता तो सभी को रोजगार मिलता। उस औद्योगिकरण को खत्म करने पर लगे हुए ये लोग। ये गरीबों के हितकारी नहीं है, ये गरीबों के नाम पे शासन में बैठते हैं। और गरीबों की क्या दुर्गति हुई हमने देखा कोरोना काल में। दिल्ली के अंदर प्रत्येक विधायक को फंड मिला, लेकिन मजदूरों को रोटी नहीं मिली। संजय शर्मा जी, इनकी बात का जवाब दीजिए जल्दी। एक मिनट जी, तंवर साहब बोल रहे हैं कि 70 साल में विकास नहीं हुआ। अब इनसे पूछिए कि 70 साल में एम्स बनाया, कांग्रेस ने बनाया। कंप्यूटर, हमारे श्री राजीव गांधी जी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए, वो भारत देश में कंप्यूटर लाए, नई नई टेक्नोलॉजी लाई। आज ये कंप्यूटर जो डिजिटल इंडिया जो मोदी जी चला रहे हैं, ये सब हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की देन है। ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ? और आपके हिसाब से तो 2014 के बाद ही हिंदुस्तान बसा है। पहले तो लोग ऐसे घूमते थे, जहाज पत्थर लगा। संजय जी, हाँ जी, बीजेपी का सीधा आरोप है कि आपने 70 साल में कुछ नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है? इकोनॉमी -23 में पहुंचा दी, बहुत बड़ा काम किया है ना संजय जी? संजय जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इकोनॉमी का क्या हाल है? बिल्कुल -28 पर जीडीपी जा रही है। रंजना जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी आपने दोनों की बातें सुनी, इस पर आपकी क्या राय है? सर, मैं तो पूछती हूँ, कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिस पर देश का विकास हुआ हो। इस कोरोना काल में भी आपने देखा ही होगा, ट्रेनों के ड्राइवर गाड़ियां लेकर चलना भूल गए, उन मजदूरों की लाशों को लेकर घूमते रहे। तो मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, सत्ता में बैठी है, पुराने सत्ता को अगर उठाकर वो रोप प्रत्यारोप आपस में कर रही है, तो ना लोगों को राशन मिला, ना लोगों को आज की डेट में वर्तमान में मैं पूछना चाहती हूँ, यूपी में जिस तरह से हाथरस की बेटी नारियों के ऊपर घटना हो रही है, तो आखिर सत्ता में बैठी सरकार कर क्या रही है? ना शिक्षा के नाम पर, ना स्वास्थ्य के नाम पर। विषय बिहार चुनाव का है, लेकिन जब बात जानने के लिए कोरोना कालखंड की जी और मजदूरों की, तो एक बार मैं दिल्ली में आता हूँ। जब लॉकडाउन लगा जी, तो माननीय केजरीवाल जी ने यहाँ के जनता को बैठा करके वहाँ पर आनंद विहार भेज दिया, आनंद विहार भेज दिया, आनंद विहार में भेज दिया, अंतरराष्ट्रीय आनंद विहार भेज दिया कि मजदूरों को रोटी ना देनी पड़े। इन्हीं केजरीवाल जी का ये कच्चा चिट्ठा देखिए कि गरीबों को भोजन देने के लिए इनके पास नहीं था। इन्हीं आम आदमी पार्टी के शासन को देखिए, चुनाव में चयनित हो गए, फरवरी में चुनाव हुआ, मार्च में गाड़ियां बसों में बैठा करके आनंद विहार भेज दिया कि उनको भोजन नहीं देना पड़े। लाखों लोगों को, बिहार की मैं पूछना चाहती हूँ, बिहार की सरकार आखिर बेरोजगार लोगों को के लिए छोड़ दिया। जितने भी विरोधी पक्ष के जो पार्टियां हैं। मुझे राकेश जी से बात करने दीजिए। राकेश जी, अभी आपने सभी तीनों लोगों की बातें सुनी है। जैसे कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हो, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला हर पार्टी लगातार चलता रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कर ले या विधानसभा चुनाव की। तो जैसे कि बीजेपी का बार बार एक आरोप होता है, कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस ने या महागठबंधन ने कहते, जब सत्ता सौंपी थी बीजेपी के हाथ में, तो उस टाइम इकोनॉमी हमारी अच्छी खासी 6 से 7 के बीच थी। कोरोना काल से पहले फरवरी की अगर मैं बात करूं, उस टाइम तक भी हमारी इकोनॉमी 3.5 पे थी। तो उस टाइम पर भी कैसे इतनी घट गई? आप देखिए, कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना से पहले सर, कोरोना में घटी वो हम मानते हैं, वो एक महामारी, बहुत बड़ी महामारी है जो सबके ऊपर आई है। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको जी, बताइए कि कोरोना से पहले की जो बातें कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के बारे में बताया, और भी कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना ब्लैक मनी देश से बाहर भेजी, जिसके जरिए वो अभी तक वापस नहीं आई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस बात को, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो सर्वसम्मति से होता है। अभी कई पार्टियां के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था कि सब बैठ करके मिलकर के इस चीज के लिए आए, लेकिन जो चोर है वो चोर कभी सामने नहीं आ सकता, आपको बताइए। तो वही हाल देश का चल रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस लगा लो,
चाहे आप लालू जी की पार्टी लगा लो, किसी को भी लगा लो, आप लालू जी को देखिए कितना घोटाले के नाम से कितने विख्यात है वो। आप ऐसे किसी का नाम लो, मान लो चारा घोटाले के नाम से देखिए विख्यात है। अगर उन्होंने बिल्कुल अगर उन्होंने पहले इस चीज को सोचा होता तो आज रोजगार बिहार के अंदर होता। रही बात आपकी बीजेपी की, मैं मान सकता हूं कि बीजेपी सत्ता में मिली जुली सरकार में है, अगर पूर्ण रूप से बीजेपी बिहार में होती तो उसका फायदा जरूर बिहार की जनता को मिलता। सब देश को तो फायदा मिल रहा होगा ना इसका। देश को अब देखिए, डेवलपमेंट के मामले में अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने जो कार्य विदेश में किए हैं, विदेश में नहीं, विदेश में से तो हमारी जो मित्रता हुई है आप देखेंगे अमेरिका के साथ भी, उसका आज देखिए पाकिस्तान को जवाब मिलता है। आप देखते हैं कोई भी हमारे ऊपर इतने, अमेरिका हमारे को जो वीजा नहीं देता था मोदी जी को, आज वो बुलाता है। ये हमारी इज्जत बढ़ाई है मोदी जी ने, अगर बाहर जाकर के देखेंगे तो। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो हमारे, रही बात आम जनता की, तो आम जनता को सारा कुछ पता है कौन चोर है कौन, आप देख लीजिएगा। ठीक है, संजय जी के पास जाना चाहेंगे, फिर उसके बाद एक ब्रेक पे चलेंगे। संजय जी जल्दी से एक चीज का जवाब दीजिए, इस बार आपकी पार्टी का कैसा, किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव मैदान में है वहां पर बिहार में? बिहार में सबसे ज्यादा मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है जी, शिक्षा का मुद्दा है। जैसे आपके गठबंधन ने 10 लाख लोगों को रोजगारी देने का बात की है। हाँ, 10 लाख लोगों को, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे या सिर्फ ये भी हवाई साबित होगी? नहीं, हम जुमला और झूठ की राजनीति 2015 में क्यों नहीं दिया? 2015 में महागठबंधन आया था, 15 लाख उप मुख्यमंत्री थे, 15 लाख का मुद्दा कहा गया, इसी समय देना था। 15 लाख अकाउंट में आने थे जनता की। बिहार प्रदेश को स्पेशल एक पैकेज देने की घोषणा की, अलग से बिहार प्रदेश को अलग से फंड करने की घोषणा की, वो अभी तक नहीं मिला। और मुझे तो ताजुब होता है कि नीतीश सरकार किस बेस पे जनता के सामने जा रही है और उनसे वोट मांगने की कोशिश कर रही है। व्यापार वहां नहीं। शंकर जी, जैसे इन्होंने अपने महागठबंधन मैनिफेस्टो में ये बोला कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो बीजेपी सरकार की ओर से सवालों का सिलसिला जारी हो गया कि आखिर इतना पैसा कहां से आएगा 10 लाख लोगों को रोजगार देने? रोजगार देने का प्लान मोदी जी का आज से नहीं सर, मोदी जी नहीं सर, पहले भी 2 करोड़ रोजगार दे चुके हैं। सवाल सुनिए सर, एक मिनट सवाल सुनिए पहले। अभी मैंने सवाल नहीं पूछा है। तो इन लोगों ने बोला था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आप लोगों की पार्टी की ओर से आवाज उठने लगी कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे कैसे? कुछ लोगों ने ऐसी ट्विटर पे भी कभी ट्वीट किए गए, तो इस तरह से आवाज उठे। लेकिन सर उसके बाद आपने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और हम फ्री में वैक्सीन देंगे बिहार को। क्या इस तरह की घोषणाएं कहां तक कारगर साबित हो पाएगी आपकी पार्टी की? वैक्सीन तो पूरे देश को मिलनी है जी। सर, क्यों चुनाव का सलाह नहीं, वैक्सीन नहीं, पूरे देश को, देश में केंद्र सरकार पूरे देश में की बात है, लोग मर गए, इतना चला गया। रंजना जी, पूरे देश के अंदर देश में भोजन दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, पूरे देश में राशन। वो तो ट्रेनों में जो लोग बैठ के आए उन्होंने बताया। एक ड्राइवर व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन देश की सरकार को चलाने वाले मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को मार्च से लेकर के नवंबर तक सभी को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अभी जो विषय है, सवाल ये है कि 19 लाख लोगों को रोजगार का विषय है रंजना जी। रोजगार के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो एक्टिवेट होना था, जिसको कि राज्यसभा में पलिता लगाया गया कि एक्टिव नहीं होने दिया गया। अभी राज्यसभा में किसानों को भी तो आपने रोड पे उतार लिया। रोजगार किस का छीनेंगे आप? किसानों के लिए हितकारी एमएसपी क्यों नहीं मांग? उनकी एमएसपी लागू है। अरे आपका कहां किसने कहा एमएसपी नहीं मिलेगी? अभी भगत चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड। साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल में हैं बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। डॉक्टर KB शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, निगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। ब्रेक के बाद फिर से आना चाहेंगे शंकर तंवर जी के पास। शंकर जी ये बताइए, इस बार जो मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां इस टाइम जो कर रहे हैं,
तो इस बार आपको कितनी सीटों के साथ जीतने की उम्मीद लग रही है बिहार में? देखिए जी, बिहार में फिर से 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार आएगी। कारण वहां पर विकल्प ठीक नहीं है। उन्होंने ही पहले अव्यवस्था करी है सारी। पहले मैंने बताया 90 से लेकर के 2004 तक उनका शासन रहा। बीच में 2015 में महागठबंधन का उन्होंने गठन किया, 2017 तक रहा और जेल में बैठे हुए अपराधी वहां से सरकार को कम्युनिकेट कर रहे थे। नीतीश जी ने दुखी होकर के उनसे अलग हो गए। अभी ये सब वहां पर बदमाशी नहीं चलने वाली। भाजपा ने इस बार अपराधी तत्वों को शंकर जी टिकट नहीं दिया है। शंकर जी, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव की रैली में इतना भीड़ जुट रही है, इतना भीड़ जुट रही है कि इतना भीड़ तो किसी और की रैली में शायद नहीं जुट रहा है। आज तक देखी नहीं। मैंने आपको बताया जी, आनंद सिंह बाहुबली, रामा सिंह, आप क्या रैलियों में भीड़, ये सारे बाहुबली हैं सर। इनके पास में महागठबंधन रैलियों में भीड़ के कंधे पे उठा के ला रहा है किसी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये उगाही करके उस पैसे को उसमें खर्च कर रहे हैं। जब ये महागठबंधन ने अपराधियों को टिकट क्यों दिया? अगर इनके पास इतनी ताकत थी। चारा घोटाले में लालू जी जेल में बंद है। एक चोर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लालू जी, वो जेल में बंद है। अब वो चोरों के सरदार जब बंद है तो आप चोरों को भीड़ ला रहे हो, तो क्या चोरों को वोट देगी जनता? जनता ने 15 साल उनको देखा है। अगर कुछ करने वाले होते तो 15 साल में कर देते। 2015 में महागठबंधन बना के लालू जी ने चुनाव लड़ा था, 2017 तक कुछ नहीं कर पाए। अगर वो कुछ कर सकते हैं। सुनिए, जेल में बंद की बात ऐसी है और टिकट देने की, प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने भी टिकट दिया था। दिया, उस पे भी कितने आरोप थे, जेल में रह के आई थी ना, पता है आपको? बिल्कुल। और उसके अलावा अभी कुलदीप सेंगर के जेल में है। बिल्कुल है ना। तो सर ऐसा नहीं है कि ये काम महागठबंधन ही कर रहा है ऐसे लोगों को टिकट बांटने का। कुलदीप सेंगर कहीं ना कहीं जनता इनसे परेशान है, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं। कुलदीप सेंगर को पार्टी से बाहर कर दिया। जी बिल्कुल। आनंद सिंह जेडीयू में थे, उन्होंने अपराध किया तो भाजपा ने कह दिया कि हमें मंजूर नहीं है, उसको भी जेडीयू से बाहर करवा दिया। सुनिए सर, प्रज्ञा ठाकुर एक बोतल में नाथुराम गांधी जी का फोटो लगा के गोली चलाती है, 2 दिन बाद उस पर सफाई देती है बीजेपी सरकार। क्यों सफाई नहीं देती? ये कहां का तरीका है किसी के फोटो को गोली मारना? विषय है, वो विषय को गंभीरता से हम आज ये जो विषय चुनाव का अभी तक प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जो आरोप थे वो दूसरे प्रकार के थे। उसके ऊपर आरोप लगाए गए राजनीति से प्रेरित, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो चाहे सीमानंद जी हो। इनको उसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आज का वो विषय नहीं है ना पार्टी को। आज मैंने क्या कहा आपको, प्रज्ञा ठाकुर अपनी एक उनकी अपने जो गार्डर राजनीति थी उसमें लगी हुई थी, उसके ऊपर उनको फंसाया गया, सीमानंद जी को फंसाया गया। सर वीडियो तो यही वायरल हुआ था ना? नहीं, वीडियो में तो मैं क्या कहा जी, आपको जो बताया गया, उन्होंने किसी के यहाँ पर जाकर के हथियार लेकर के किसी को बैंक में डकैती तो नहीं मारी, किसी की हत्या तो वैसे नहीं करती। उनके ऊपर आरोप लगे राजनीतिक द्वेष के, कि वो एक सख्त अपनी सोच से चल रही थी। उन्होंने राजनीतिक सोच की वजह से उनके ऊपर जो वर्तमान में वहां पर कांग्रेस, जो भविष्य में पीछे जो कांग्रेस की सरकार थी पीछे, उन्होंने उनको फंसाया, महाराष्ट्र की सरकार ने फंसाया। उसके जो पुलिस के अधिकारी थे उनके नाम बाद में आए कि उनको शासन की तरफ से ऐसे निर्देश मिले कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि असीमानंद जी ने 2005 में गुजरात के अंदर सबरी कुंभ मेला लगाया, तो वहां के जो मिशनरी के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ तो हम लोग मर जाएंगे, इनको रोक लगाओ। तो उस समय की जो कांग्रेस शासन था उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन कोर्ट ने उनको नहीं करने दिया। लोग अगर किसी वहां के जो आदिवासी क्षेत्रों के भले के लिए उन्होंने काम किया, आप आदिवासी क्षेत्रों में चल के देखो, हमारा एक संगठन है वो आदिवासियों के लिए काम करता है, तो अगर उनके भले के लिए हम काम करने जा रहे हैं तो हम अपराधी हैं क्या? तो उनको ले जाकर जेल में बम ब्लास्ट में अपराधी बना दिया जी। अभी वहां पर जो आपका जम्मू कश्मीर में जो विषय हुआ था, तो पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष, जिसमें शामिल केजरीवाल जी भी, सभी लोग कह रहे थे कि ये सब मोदी जी का करा धरा है चुनाव जीतने के लिए। अब संसद, पाकिस्तान की संसद, वहां के लोग कह रहे हैं जी ये हमने करवाया। अब इसमें मोदी जी का क्या दोष था? पूरा विपक्ष जोर जोर से कह रहा था जी, तो हम विपक्ष की बात मानेंगे। अब जो अपराधी, जिसने अपराध किया था, वो कह रहे कि हमने करा। अब ऐसे ही वो भाजपा का विषय 2 दिन से चल रहा है ना न्यूज पर आपके जी, आप देख रहे हैं
पाकिस्तान में हमेशा भारत विरुद्ध योजना बनती है, उस योजना में कौन लोग शामिल होते हैं? कांग्रेस के लोग भी। सर एक चीज बताइए, जब भी बीजेपी की सरकार में किसी भी नेता या किसी भी आदमी से सवाल किए जाते हैं, वो सीधा इंटरकनेक्ट पाकिस्तान से क्यों हो जाती है बात? हम नहीं कह रहे, कोई देश नहीं है क्या हमारा पड़ोसी? पाकिस्तान को हम नहीं कह रहे। अब पाकिस्तान के संसद के कर्ता धर्ता जो संसद के अंदर विराजमान है, अगर वही हम कह रहे हैं। चुनाव में विकास की बात करते हैं तो सीधा पाकिस्तान, और खासकर हर चुनाव के टाइम पाकिस्तान का नाम क्यों जपते हैं आप लोग? ऐसा है, कोई सी भी पार्टी क्यों पाकिस्तान का नाम इतना जपती है? क्या हमारे देश में लोग नहीं रहते? जुबेर जी, मैं बहुत तरीके से बताना चाहता हूं जी सर कि यहाँ पर ये विषय हम नहीं उठा रहे जी। पाकिस्तान की संसद तो के प्रतिनिधि, पाकिस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि ये जो विषय हुआ, ये विषय हमारे द्वारा हुआ। बिल्कुल। तो जब वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने कराया, और यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे समाजवादी हो, ये सब लोग कह रहे थे ये तो मोदी जी ने करा दिया चुनाव जीतने के लिए जी। तो अब ये जो बताइए आप किसको सही मानेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ की पार्टियों को सही मानेंगे या यहाँ की पार्टियों को मूल्यांकन करना चाहिए कि हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के सैनिकों के साथ गद्दारी कर रहे हैं? जो देश का सैनिक वहां पर लड़ रहा है, हम उसको देश के शासक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे देश के सैनिकों को मरवा रहा है। ये गलत नीति है, इसका हमेशा से उल्लंघन होना करने वालों को सजा देनी चाहिए जो आरोप लगाते हैं। शर्मा जी के पास आना चाहेंगे। संजय शर्मा जी, ये बताइए, जैसे कि बिहार में चुनाव चल रहा है, चिराग पासवान की अगर मैं बात करूं तो बार बार नीतीश कुमार जी एक ही बात कर रहे हैं, या पूरे का पूरा जो एनडी है वो ये कह चुका है कि चिराग पासवान से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि अंतर खेमे में कोई बात है उन दो आपस में, मोदी जी और चिराग पासवान में? हाँ जी, हाँ जी, इनमें आपसी सहमति साठगांठ बनी हुई है। और चिराग पासवान जी जो हैं, उनके पिताजी अब तो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, वो तो विश्व विख्यात है, मौसम वैज्ञानिक है, और जिनकी भी सरकार आती है उनका पद और उनकी कैबिनेट मंत्री उनकी वहां पे हाजिर होती है, तो वो तो मौसम वैज्ञानिक है। आज कल 10 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो वहां से पाला छोड़ के इधर आके वो अपना मंत्री पद उनका तो तैयार है, मतलब उनकी सीट पक्की है? उनकी सीट पक्की है, चाहे सरकार किसी की भी सरकार हो, वो मौसम वैज्ञानिक है। ये पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार जानता है। जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है, राकेश जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों की बातें जैसे आपने सुनी अभी, जैसा कि इन्होंने बताया तमर साहब ने, सरकार तो आपके एनडीए की बनने जा रही है, सीटों का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है जी, और क्योंकि दूसरी पार्टी के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बलबूते वो अपनी सरकार बिहार के अंदर बना सके। रही बात संजय शर्मा जी की, तो संजय शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि मौसम के साथ में बदलने वाली बात, तो अगर सरकार बनती है तो फिर से मुझे लगता है कि उनको पद जरूर एनडीए। चिराग जी का पद फिक्स है? जी जी जी। अच्छा, कहीं ना कहीं चिराग जी का पार्टी जो है उसका पद बिल्कुल फिक्स है, चाहे वो एनडीए की बात कर ले या महागठबंधन, किसी की भी सरकार आए उनकी तो सीट पक्की है, उन्हें वो अपने पारिवारिक सिद्धांतों पे चलने पे अग्रसर है। राकेश भारद्वाज जी, मेरा आपसे एक और सीधा सा सवाल होगा, बिहार में जो चुनावी लहर है वो इस बार तेजस्वी की ओर ज्यादा झुकी हुई दिख रही है, जैसा कि सारे एंगल्स से देखा जाए तो युवा उनकी रैली में उमड़ रहे हैं। हालांकि महिला का पॉलिटिकल एंगल की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल एंगल से, तो महिला आज भी नीतीश के साथ कहीं ना कहीं खड़ी है, वो चाहे महिला को कुछ योजना दी गई हो या कुछ भी उसमें मुद्दा रहा हो, लेकिन वहां का जो युवा वोटर है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ खड़ा दिखता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब चुनावी रैली होती है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, अलग अलग स्टेटों से बुलाए जाते हैं सारे ये कार्यकर्ता जितने भी हैं, और कुछ जनता को पैसे का लालच दे करके अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए सारे कार्य सारी पार्टी करती है, लेकिन जो जनता का मूड होता है उसने अंदर जाकर के क्या करना है वो तो आपको 10 तारीख को जब एनडीए की सरकार बनेगी तो आपको पता चल ही जाएगा इस बारे में। ठीक है, रंजना जी, आपसे एक बात आपसे आपके पास आना चाहेंगे। रंजना जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी का कितना आपका एनालिसिस कहता है कि आपकी तरफ से कि वहां पर किसकी सरकार आ रही होगी इस पर? सर, हमारे हिसाब से अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से वर्तमान में लोगों ने जो भुगतान किया है, जो तकलीफें उठाई हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, कोरोना काल में भुखमरी हो, अपने मजदूरों का जो भी उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी है, तो वो अब विपक्षी के पास जाएंगे। ठीक है, थैंक यू रंजना जी, आप सभी ने अपना कीमती वक्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं
आज भी जो बिहार का चुनाव है, आपसे सीधी सीधी हम एक बात बता दें, बिहार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो चल रहा है चुनाव, जो दौर चल रहा है, वो बेरोजगारी के ऊपर कभी हावी है, बहुत ज्यादा हावी है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा एजेंडा वहां बन चुका है, जिसको लेकर के शायद चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा देखते हैं। ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा, 10 तारीख में जब नतीजा आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।